हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट वीडियो है एसेंशियल सोशोलॉजी वाले बुक का एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ। ठीक है, उसमें से जो नोट्स निकाल कर मैं यहाँ पे बनाई हूँ, ये आप यूपीएससी में यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो है सोशोलॉजी ऑप्शनल है। ठीक है, और इसमें एसेंशियल सोशोलॉजी बुक से तो बहुत सारा पॉइंट है ही जो नितिन सागवान सर का है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसमें ये भी है कि स्लीपी क्लासेस, ठीक है, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें से भी बहुत सारा नोट्स मैंने देख कर निकाला है और इसमें ऐड किया है, और साथ ही साथ और भी वैल्यू एडेड मटेरियल को मैंने ऐड किया है और सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एम एन श्रीनिवास के बारे में आप जानते हैं, हम लोग ने घूरे तक कंप्लीट कर लिया है। तो एम एन श्रीनिवास जी ने का क्या थिंकिंग था सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में अबाउट जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही पहले आदमी थे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को स्टार्ट किए थे इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले आदमी थे। फिर ये इंडक्टिविज्म के बारे में ये कहें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्रो सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन कैसे हुआ है, तो माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स हुआ है। मतलब एक तरीके से बूंद बूंद से पानी भरता है, मतलब थोड़ा थोड़ा माइक्रो लेवल पे हुआ, उससे क्या हुआ, मैक्रो लेवल पे चेंजेस आया। ठीक है, अब इन्होंने थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को यूज किया है। ठीक है, यूज़ किया है कहाँ से, तो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक से यूज़ किया है ताकि फील्ड स्टडी कर सकें। ठीक है, फील्ड स्टडी वो कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, तो स्टडी ऑफ गुड्स इनका सबसे फेमस है, वहाँ इन्होंने यूज़ किया है। उनको उसमें क्या पता चलता है, तो उसमें इनको पता चलता है कि रिवर पे वॉरशिप कर रहे हैं, रिवर पे वॉरशिप कर रहे हैं, और जो वर्शिप कर रहे हैं लोग वो अलग अलग कास्ट के हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऊंचे नीचे सारे कास्ट के लोग हैं, लेकिन रिवर का वर्शिप कर रहे हैं, तो ये इनको वहाँ से पता चलता है। फंक्शनल यूनिटी जो है एक्सप्लेन किया गया था स्टडी ऑफ गुड्स की मदद से। ठीक है, तो गंगा कावेरी रिवर पे वर्शिप हो रहा है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ रिचुअल्स बाय डिफरेंट कास्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ये क्या बताए हैं कि स्टडी ऑन कास्ट एंड रिलीजन के बारे में बताए हैं। तो ये बोले हैं कि फंक्शनल है, डायनेमिक और डायनेमिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम भी एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, तो एक न्यू कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने बताया, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सब के बारे में इन्होंने बताया। अब इनका वर्क जो है 5 रेंज में क्लासीफाई किया गया है। एक है सोशल, रिलीजन एंड सोसाइटी, स्टडी ऑन विलेज, कास्ट, डोमिनेंट, मतलब इन 5 रेंज में इन्होंने अपना जो है आइडिया, व्यूज़ जो भी है बताया है। तो अब हम एक एक करके सारे पॉइंट को अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इनका कहना था। सोशल के ऊपर क्या कहना था, रिलीजन सोसाइटी के ऊपर क्या कहना था, विलेज कास्ट डोमिनेंट कास्ट के ऊपर क्या कहना था। तो ये तो पहले इनका अबाउट हो गया। ठीक है, एम एन श्रीनिवास जी का। अब देखते हैं कि इनका इस सोशल चेंजेस व्यू के बारे में क्या कहना था। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणिज्म आया, फिर संस्कृताइजेशन आया, फिर वेस्टर्नाइजेशन आया, और अब सेकुलराइजेशन आ गया है। तो सबसे पहले जो है ब्राह्मणिज्म था। ठीक है, वो ब्राह्मणिज्म से क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे कास्ट के लोग थे, ठीक है, वो लोग जो है अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, मतलब एक साथ मिल के रहने के लिए, या फिर अपने आप को बड़ा करने के लिए जो है क्या किए, सबसे पहले ब्राह्मणाइजेशन स्टार्ट किए। ठीक है, ब्राह्मणाइजेशन जब स्टार्ट किए तो वो लोग क्या करते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोग की तरह जो है अपने आप को इमिटेट करते थे। ठीक है, इमिटेट करते थे ताकि वो लोग भी जो है बड़े कास्ट की तरह लगे। ठीक है, तो ये था ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मण जो कास्ट है उसको कॉपी करना। ठीक है, मतलब उनका जो है जैसे कि मीट नहीं खाना, ठीक है, लिकर नहीं पीना, तो ये सब था। ठीक है, फिर ब्राह्मणिज्म के बाद संस्कृताइजेशन आया कैसे, तो उन एम एन श्रीनिवास जी ने देखा, ठीक है, कि जो है ब्राह्मणिज्म, ये लोग सिर्फ ब्राह्मण कास्ट को नहीं फॉलो करते हैं, ये लोग जो है डोमिनेंट कास्ट को फॉलो करते हैं। डोमिनेंट कास्ट, जो भी डोमिनेंट कास्ट है, ये सब इनको कहाँ पे पता चला, जैसे हरियाणा में जाट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो वो उन लोग को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, जबकि वो थोड़ा लोअर कास्ट है, बट उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे संस्कृताइजेशन है बेसिकली। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट। फिर वेस्टर्नाइजेशन आया, लोग जो है वेस्टर्न के तौर तरीके को कॉपी करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तरीके से, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकुलराइजेशन आ गया कि सेकुलर लोगों की तरह लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस जो है सोशल चेंजेस ला रहा है कहाँ पे, तो इंडिया के सोसाइटी में।
इसका एग्जांपल दिया है इन्होंने कूर्स का जो एग्जांपल है, और रामपुर विलेज का जो वो बहुत फेमस डोमिनेंट कास्ट हो गया, और कूर्स में तो संस्कृताइजेशन ही पता है आपको, रिवर राइस में संस्कृताइजेशन हो रहा था। ठीक है, अब रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर इनका क्या कहना है, तो रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर बेसिकली बस वही सारे बात को जो है दोबारा दोहरा दिया गया है। जैसे कि रिलीजन और सोसाइटी के बारे में बात किया जाए तो कूर्स ऑफ साउथ इंडिया को यूज़ किया गया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एम एन श्रीनिवास ने यूज़ किया है। फिर ब्राह्मणाइजेशन जो है लोअर कास्ट हिंदू यूज़ करते हैं ताकि खुद को ब्राह्मण बनाए। ठीक है, और संस्कृताइजेशन यूज़ करते हैं। फिर इनका बहुत फेमस बुक था सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, ये हमको बताता है रिलीजन एंड सोसाइटी में चेंजेस क्या आया है, या सोसाइटी क्या है, कैसा है इंडिया का, रिलीजन कैसा है इंडिया का, वो बताता है वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑन विलेज के बारे में इन्होंने क्या बताया, तो स्टडी ऑन विलेज के बारे में बताया कि विलेज क्या है, माइक्रोकोज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन है। मतलब विलेज हमको जो है ना इंडिया की सोसाइटी के बारे में, विलेज सिविलाइजेशन के बारे में जो है बताता है, एक छोटा रूप है। ठीक है, इंडिया का सोसाइटी का एक छोटा रूप है। ठीक है, इसमें जो है इंडिया का ट्रेडिशन जो है कंपोजिशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो संस्कृताइजेशन की मदद से विलेज में स्प्रेड हो रहा है। इसका कहना है कि हिंदुइज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो हिंदुइज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो विलेज में संस्कृताइजेशन हो रहा है और वैसे वैसे स्प्रेड होते जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे स्प्रेड होते जा रहा है। और ये जो है हिंदुइज्म से एक्चुअली फैसिनेटेड नहीं थे एम एन श्रीनिवास जी। ठीक है, ये जो है लेकिन हिंदुइज्म को यूज़ किए ताकि इंडिया में कास्ट सिस्टम को ये जान सके। ठीक है, इनका बहुत फेमस बुक है, फेमस स्टडी है रामपुर विलेज का, उसको हम लोग द रिमेंबर विलेज से भी याद करते हैं। तो इसमें इन्होंने विलेज के बारे में कहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कास्ट के ऊपर। तो कास्ट के ऊपर जो है इन्होंने क्या कहा है, तो सबसे पहले तो कास्ट के ऊपर इन्होंने रामपुर विलेज को एग्जांपल लेके जो है बताया है कि कास्ट जो है इंटरडिपेंडेंट है विलेज के ऊपर। ठीक है, ये बताया है कि सोशल इविल ऑफ कास्ट सोसाइटी, इसके बारे में भी बताया है ये। ठीक है, कि मतलब अगर कास्ट सोसाइटी रहता है तो उससे क्या इविल होता है। ठीक है, सोसाइटी में। ठीक है, ये बताया है। और एवरी कास्ट को जो है ना सब कास्ट में डिवाइड किया गया है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, और क्या कैसे कैसे डिवाइड किया गया, कास्ट कैसे कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, ये इन्होंने कैसे कहा, तो कास्ट जो है सेगमेंट्री नेचर का है, कास्ट में कॉमन ऑक्यूपेशन होता है, कास्ट में प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जैसी बातें होती है, कास्ट में कॉमनसेलिटी है, मतलब कास्ट के एक कास्ट के लोग एक साथ खाते हैं, छोटे कास्ट के लोग बड़े कास्ट के साथ नहीं खाते हैं। ठीक है, और कास्ट जो है सेम ऑथोरिटी के द्वारा गवर्न होता है जो कि है पंचायत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कास्ट के ऊपर एम एन श्रीनिवास जी ने जो कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के ऊपर क्या कहा है। डोमिनेंट कास्ट के ऊपर उन्होंने कहा है कि डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट होता है जिसके पास 6 एट्रीब्यूट्स होता है। मतलब अगर किसी कास्ट के पास लैंड काफ़ी है, वो कास्ट नंबर में काफ़ी ज़्यादा है, वो कास्ट हिरार्की में हाई है, उन कास्ट के पास वेस्टर्न एजुकेशन है, उन कास्ट के पास एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स है, उन कास्ट के पास जो है अर्बन सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन्होंने कहा है। फिर 3 इंपॉर्टेंट, इन सब में से जो है ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो क्या कहता है डोमिनेंट कास्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि उनका नंबर ज़्यादा होगा, लैंड ज़्यादा होगा, और उनके पास पॉलिटिकल पावर होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट कास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब विलेज के ऊपर उनका क्या थिंकिंग था, ये जो है बुक में एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक में अलग से दिया हुआ है। तो उनका कहना था कि वेट अ सेकेंड, अच्छा विलेज यहाँ पे लिखा है उसका, हाँ उसका एडेड पार्ट है ये। ठीक है, विलेज के ऊपर। तो विलेज में विलेज के ऊपर इन्होंने क्या कहा है कि विलेज एक फोकल पॉइंट है अगर आपको सोसाइटी को जानना है तो। रिजेक्ट किए हैं डुमोंट का जो थ्योरी है कि कास्ट को आप जानो तभी आप विलेज को जान सकोगे, इंडिया की सोसाइटी को जान सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड स्टडी और हिस्टोरिकल एनालिसिस को यूज़ करने के लिए कहा है अगर आपको विलेज को जानना है तो। और इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री को यूज़ करो ताकि आप जो ब्रिटिश का जो कहा, ब्रिटिश लोगों ने कहा है ना कि विलेज क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया का। ठीक है, तो इसको अगर आपको काउंटर करना है तो हिस्ट्री को यूज़ करके ब्रिटिश लोगों को बताओ भाई ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इन्होंने कहा है कि विलेज जो है एक यूनिफाइंग आइडेंटिटी है। ठीक है, और क्या है कि विलेज का स्टडी जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इथनोग्राफिक रिसर्च मेथड यूज़ करना है। मतलब विलेज स्टडी जो है हमको शो कर दिया है कि इम्पॉर्टेंस कितना है इथनोग्राफिक रिसर्च मेथड का। तो ये था इनका सारा थिंकिंग। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा संस्कृताइजेशन के ऊपर और वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में।
बाय बाय। तब तक आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को मिलेगा पूरा का पूरा एसेंशियल सोशोलॉजी प्लस और भी एक्स्ट्रा एडेड मटेरियल्स आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में।